नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। यूपी उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे, कैडर को मोबिलाइज किया जा रहा था, लेकिन अब पार्टी ने एक बार फिर उपचुनाव से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि इसकी घोषणा कांग्रेस ने नहीं, अखिलेश ने की है। रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने पीछे लिए कदम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गठबंधन के तहत ऑफर की थी। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 सीटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव से हटने का संकेत दे दिया। प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इसका गलत संदेश न जाए, इसको लेकर अखिलेश ने राहुल गांधी तक से चर्चा की, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों पर भी तैयार नहीं हुई। लोकसभा में इंडिया गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस विधानसभा स्तर के चुनावों में अटकती रही। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक गठबंधन को ताकतवर बनाने में पार्टी को काफी मशक्कत झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव के ट्वीट ने यूपी उपचुनाव में मचाई खलबली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ शेयर की फोटो। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो शेयर की थी और लिखा था, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अवैध मदरसों की फंडिंग की एटीएस द्वारा जांच पर उन्होंने कहा, सरकार की मंशा मदरसा के बारे में अच्छी नहीं है, किसी न किसी तरह मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी। पूरा विश्वास 101%। कहिए लिख कर दे दें, आगे चलो। ये यूपी में उपचुनाव ऑल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार साइकिल की चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे अखिलेश यादव। ठीक, सिंबल जारी कर दिया, साइकिल। ठीक है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल जारी कर दिया है तो उसमें करना क्या है। जिसको जिसको सिंबल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत क्या है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक फोटो जारी हुई है, उसको एक्स पर उन्होंने लिखा है, हमने यह ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों को देश बनाना है। बहुत सही, अच्छा विचार है और ये विचार ही देश को बचाएगा और संविधान को बचाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम जो हमारे देश के अमर सपूत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके सपनों का भारत अगर कोई बना सकता है तो यही जो दोनों लोगों का
आपसी सूझबूझ है, आपसी विचारधारा मजबूत हुई है। ये विचारधारा ही एक महान हिंदुस्तान बनाएगी। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच करने की सरकार ने जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। मदरसों की जांच एटीएस को दी। सरकार की मंशा मदरसों के बारे में अच्छी नहीं है और न किसी रास्ते से मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले मदरसीन को, जो गरीब बच्चे होते हैं, इन्हें एक अच्छी तालीम दी जाती है मदरसों में। हमारा तो कई मदरसों से ताल्लुक रहा, जाने का मौका मिला है, उनके कार्यक्रमों में भी मैंने भागीदारी लिया है और नजदीक से परखा है। ये मदरसे ज्यादातर तो गरीबों के मोहताज जो लड़के होते हैं उनको तालीम देते हैं और तालीम, प्रेम, मोहब्बत, आपसदारी और देश को मजबूत करने की तालीम देते हैं। बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। इसके अलावा यूपी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमारे प्रत्याशी 9 की 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास और कानून व्यवस्था पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनसे हमारा कोई सर उनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि सपा कांग्रेस को उतना भाव नहीं यूपी में इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। हालांकि अब अखिलेश यादव के बयान से लग रहा है कि कांग्रेस सपा की बात मान चुकी है और वो बस चुनाव में सपा प्रत्याशियों का प्रचार करती दिखेगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो कर ताकत भी दिखाई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ली की जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद देगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही उपचुनाव में चर्चा का केंद्र बन रही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि वायनाड सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी अपना नामांकन बुधवार को दाखिल कर चुकी हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नामांकन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के आगाज के बाद नामांकन का सिलसिला जारी है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दरअसल झारखंड में कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसी के चलते जेएमएम के कई प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम सांसद महुआ मांझी भी शामिल है। कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। 49 वर्षीय हेमंत सोरेन झारखंड में 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वह 2014 से बरहेट से विधायक है। पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं
और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे हैं। दादा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या फालतू से सवाल पूछ रहे आपने? नामांकन का समय है और आज हम लोग नामांकन किए हैं और गांडे से, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी जो सेवा उन्होंने मुझे दी है, फिर मुझे मौका दीजिए और मैं उस सेवा में पूरी बस मैं राज्यवासियों से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगी कि एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी पार्टी और महागठबंधन पर भरोसा कीजिए। हम लोग इस राजधानी को मेट्रो सिटी बनाएंगे। हम तमाम जो समस्याएं हैं शहर में लगातार लोग जिससे जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाएंगे। और जो जनप्रतिनिधि पिछले 30 साल से आप लोग चुनते रहे हैं, उन्होंने जो दशा इस शहर का किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नली गली गंदगी कचरा मच्छर हर चीज़ से ये राजधानी कहीं से राजधानी नहीं दिखती। हम लोग मिलके इसे राजधानी बनाएंगे ताकि लोग दूर दूर से इसे देखने आए। एक बड़े विजन के साथ काम करना है, क्योंकि मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, एक संस्कृति कर्मी हूँ, एक सोशोलॉजिस्ट हूँ, विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, साहित्यकार हूँ, तो देश विदेश में बड़े बड़े आयोजनों में बुलाते रहे हैं लोग। तो हर तरह से मैं देश विदेश में घूमकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने देखा है, तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लाकर इस शहर को आगे बढ़ाऊंगी, सुंदर बनाऊंगी, यहाँ विभिन्न संस्थान बनाने में योगदान दूंगी। एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बस आप लोगों की शुभकामना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और 13 नवंबर को एक बार आप लोग आके वोट जरूर करें ताकि मैं विजयी बनूं और आप लोग। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से किया नामांकन, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो कर ताकत दिखाई। रोड शो के दौरान आदित्य ने दावा किया कि हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तय है। I'm very confident that the people will bless me with their love, with their votes, because we are about to form government in Maharashtra, and that is for sure. Sorry? Many more candidates will come. I think it's good for democracy. A lot of parties should fight. What is important is Mahavikas Aghadi will win. All of that will happen. What is important is to defeat Eknath Shinde and BJP that has looted Maharashtra. अब देखो ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और इसी को लेके आगे मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ाई। वायनाड में प्रियंका के सामने नव्या हरिदास। उधर देश के दक्षिणी राज्य केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। इस बीच कांग्रेस से प्रियंका गांधी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी से उनको टक्कर देने के लिए नव्या हरिदास भी मैदान में उतर चुकी है। गुरुवार को नव्या ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले नव्या हरिदास ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित और खुश हूं कि पार्टी ने मुझे ऐसा शानदार अवसर दिया। हमने कुछ दिन पहले चुनाव कार्य शुरू किया और लोगों को राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है। excited and happy that party has offered me such a wonderful opportunity, and we started the election work a couple of days back. There is definitely a need from the people that there actually requires a change in the politics. So I think this time it's going to favor BJP. Yeah, not from the past few days. I know Wayanad very well. As a State General Secretary of Mahila Morcha, I have visited Wayanad many times. I have been involved with the problems of Wayanad many times, and I worked with the people of Wayanad.
So I really understand the problems of Wayanad. The Wayanad is facing problems a decade before, and none of those issues are being raised in the parliament or found any solutions from the representatives. They have never cared for the real needs of Wayanad. It's actually a tribal community. People are not 10% of the Wayanad is consist of the tribal community. So the upliftment of their facilities is not at all the consideration of the MPs. They lack education, they lack health. दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। झारखंड में नामांकन प्रक्रिया जारी है और इसके लिए आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। यह नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। यह विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को तो वहीं दूसरे फेज का मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इसके बाद आवेदन की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी और 4 नवंबर 2024 को आवेदन वापस लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। दुनिया में एक बराबरी वाली वैश्विक व्यवस्था कैसे बने, इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 बातें सुझाई हैं। ब्रिक्स प्लस समिति में एस जयशंकर ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि दुनिया की मौजूदा वैश्विक व्यवस्था वर्तमान की चुनौतियों एवं हालात से निपटने में सक्षम नहीं है। इसमें सुधार और बदलाव की जरूरत है। ब्रिक्स की उपयोगिता एवं महत्ता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह समूह अपने आप में एक जवाब है। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अपने आप में एक जवाब है कि विश्व की पुरानी व्यवस्था तेजी से बदल रही है, साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम एक अधिक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफॉर्म को मजबूत और विस्तारित करके विभिन्न डोमेन में विकल्पों को व्यापक बनाकर और उन पर निर्भरता को कम करके जिनका लाभ उठाया जा सकता है। इसमें ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए एक अंतर बन सकता है। How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? First, by strengthening and expanding platforms of an independent nature, and by widening the choices in different domains and minimizing undue reliance on those that can be leveraged. This is really where BRICS can make a difference for the global south. Second, by reforming established institutions and mechanisms, especially the UN Security Council in the permanent and the non-permanent categories. So too, the multilateral development banks, whose working procedures are just as outdated as that of the UN. India initiated an effort during its G20 presidency, and we are glad to see that Brazil is taking it forward. Third, by democratizing the global economy through creating more production hubs. The COVID experience is a sharp reminder of the need for more resilient, redundant, and shorter supply chains. For essential needs, every region legitimately aspires to create their own production capabilities. Fourth, by correcting distortions in global infrastructure that are a legacy from the colonial era. The world urgently needs more connectivity options that enhance logistics and mitigate risks. This must be a collective endeavor for common good with utmost respect for territorial integrity and sovereignty. And fifth, by sharing experiences and new initiatives. उपभोग में लगातार आ रही विविधता
आगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम इस पर विरोधाभास का सामना कर रहे हैं कि परिवर्तन की ताकतें आगे बढ़ने के बावजूद कुछ पुराने मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं। एक और उत्पादन और उपभोग में लगातार विविधता आ रही है। उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों ने अपने विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को गति दी है। नई क्षमताएं उभरी है, जिससे अधिक प्रतिभाओं का इस्तेमाल आसान हुआ। यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनः संतुलन अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां हम बहुध्रुवीयता पर विचार कर सकते हैं। It is my honor to represent Prime Minister Narendra Modi at the BRICS outreach segment. I convey his greetings to all of you. Let me join colleagues in thanking President Vladimir Putin for the excellent arrangements and the warm hospitality. Excellencies, we face the paradox that even as forces of change have advanced, some long-standing issues have only become more complex. On the one hand, there is the steady diversification of production and consumption. Nations that attained independence from colonialism have accelerated their development and socio-economic progress. New capabilities emerged, facilitating the harnessing of more talent. This economic, political, and cultural rebalancing has now reached a point where we can contemplate real multipolarity. विवादों और मतभेदों को बातचीत करके सुलझाना चाहिए। इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह जंग का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौते हो जाते हैं तो उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, ANB न्यूज। Excellencies, addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर उठी तेज लहरें। साइक्लोन दाना के आने से पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर तेज लहरें उठी, जिसका एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। चक्रवाती तूफान के तेज होने की संभावना है और हवा की गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और रात तक ये ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंच जाएगा। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। एनडीआरएफ डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया, चक्रवात दाना पर ओडिशा में हमारी 20 टीमें तैनात की गई। पश्चिम बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों में भी तैनाती की जा रही है। ओडिशा में लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उन्हें निकाला जा चुका है। उनके लिए लगभग 7200 शेल्टर बनाए गए। देखिए, आज ये सवेरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज़ में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है।
जिस तरह से आपने बताया कि लेट नाइट में होगा यानी अर्ली नेक्स्ट डे होगा 25 को, तो ये टाइमिंग कुछ टाइम फ्रेम हुआ है कि इतने बजे के आसपास होगा, और मेनली उड़ीसा को हिट कर रहा है या उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को हिट कर रहा है किस तरह से? देखिए, जो मेन इम्पैक्ट स्टेट्स हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं। जो लैंडफॉल का एरिया है वो पुरी और सागर आइलैंड्स वेस्ट बंगाल के बीच में ये एरिया में लैंडफॉल होगा। खास तौर पर जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बताया जा रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में खास तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें पुरी है, गंजाम है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स वो अफेक्टेड होंगे। अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है उसमें क्लाउडी कंडीशंस है, वहाँ पर लाइट और मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ऑडरेफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं, उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीमें होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं जो स्मॉल टीम्स होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। लैंड जो है वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गई है, तो लगभग इससे कितना डैमेज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, देखिए 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है, और अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खास तौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहने चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर। ये हमारी हिदायत है सब लोगों को, और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू। भद्रक में 26 तारीख तक मछली पकड़ना बंद। चक्रवात दाने के मद्देनजर दिशा निर्देशों पर सहायक मत्स्य अधिकारी संदीप बेहरा ने बताया, भद्रक में 911 पंजीकृत नाव हैं। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 26 तारीख तक मछली पकड़ना बंद है। 20 तारीख से आदेश जारी किया गया था। मैं संदीप कुमार बेहरा, सहकारी मत्स्य अधिकारी धामरा में हूँ। तो हमारे भद्रक के जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बोट है, वो टोटल 10 FLC है। तो सब FLC में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में, और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था, और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिए हैं। 26 अक्टूबर तक है, तो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका अगर पवन मतलब हवा का तेज़ होगा तो वहाँ पे खुद के बीच में हीटिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोला है कि नदी जितना मनतेई नदी है वहाँ जाने के लिए हम लोग बोल दिया है सब, और उनको उनका नाली है जो बोलते हैं उनके अंदर वो सब रखेंगे। सिक्योरिटी वो उनका रेगुलर रहते हैं उनका बोट। एनडीआरएफ अग्निशमन दल तैनात। ओडिशा सरकार में मंत्री रवि नारायण नाइक ने चक्रवात दाना पर कहा, ओडिशा एक चक्रवात से प्रणम क्षेत्र है, हमने पानी, भोजन और आश्रय की व्यवस्था कर ली है, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। एनडीआरएफ अग्निशमन दल तैनात है, हमें मुख्यमंत्री द्वारा बालासोर भेजा गया है। देखिए, उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन एरिया है। दाना का जो स्थिति है, दाना का स्थिति में 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक उसका प्रभाव है। उसी प्रभाव से जो जहाँ हीट करेगा, ये हीट का भीतर कनिका और धामरा का अंदर हीट कर रहा है। उसके बाद बालेश्वर होकर झारखंड तरफ जाएगा। जो व्यवस्था हम लोग पिछले दिन में देखे हैं, ये व्यवस्था नहीं होगा। हम लोग मुख्यमंत्री मोहन मांझी के तरफ से
सारे मंत्री लोग विभिन्न जिला से लोग तय हुए हैं। हम लोग का विभाग का जो व्यवस्था है, रास्ता का, पानी का, खाने पीने का, रहने का जो व्यवस्था है, ये पहले से हम लोग व्यवस्था किए हैं और ऐसा समय आएगा तो हम लोग उसी बूथ को हम लोग ठीक से, मेरा प्रशासन का अधिकारी लोग, हम लोग बैठ के हम लोग जहाँ भी हम लोग चाहेंगे तो हम लोग भी जा सकते हैं। हम लोग उसी काम करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा क्योंकि ये व्यवस्था हम लोग पहला 2-3 दिन से हम लोग तय किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मिनिस्टर है, जितना भी NDRF है, अमर फायर का है, सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। हम लोग ठीक से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुझे बालेश्वर जिला भेजे हैं। कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा, ये एश्योरेंस में यहाँ का जनता को मैं देना चाहता हूँ। कितनी तबाही ला सकता है दाना? दोनों राज्यों में तूफान का असर दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। BBC की रिपोर्ट में उड़ीसा में भारतीय मौसम विभाग की निदेशक मनोरमा मोहंती का कहना है कि चक्रवाती तूफान दाना ने घातक रूप ले लिया। ये उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। दाना तूफान 24 अक्टूबर रात करीब 2 बजे उड़ीसा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान कितना तबाही मचा सकता है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को एक से दूसरी जगह भेजा गया है। दाना का असर सिर्फ ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ के मध्य, दक्षिण और उत्तरी हिस्से में भी देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।